जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के 12वीं कक्षा के बायोलॉजी हैं और इसमें जो आपका अध्याय 4 आता है जनन स्वास्थ्य। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि NCERT में जितने सारे सवाल दिए गए हैं इसका हम लोग आंसर करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अध्याय 4 जो है यानी जनन स्वास्थ्य है, इनमें जो है आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट कीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि हमारे समाज में जो मिथ्याएं हैं, जो इनके द्वारा दिए गए जो सुझाव हैं, इनके पक्ष में, जनन स्वास्थ्य के पक्ष में वो जो है बताना है। नेक्स्ट है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार आया है, अगर हाँ है ना तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों के वर्णन कीजिए। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण होते हैं। उसके बाद है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय योचित है, कारण बताना है। उसके बाद है कि जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों। उसके बाद है आपका उल्बवेधन जो होता है जिसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, यानी कि इस पर प्रतिबंधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए, टिप्पणी करें। उसके बाद सवाल पूछा गया है कि बंद दंपति को संतान पाने हेतु सहायक देने वाली कुछ विधियों के नाम बताएं। यहाँ पर पूछा गया है समाज में वैसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ विधियाँ जो हैं बताएं। उसके बाद है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्यों को सही है या गलत है सही व्याख्या कीजिए। जैसे आपका पहला है गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, यानी कि जो आपके MTP होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं, गर्भपात क्या ये खुद हो सकते हैं, सही है या फिर या गलत है। दूसरा है कि बाध्यता को जीवन क्षम संतति ना पैदा कर पाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि जो बाध्यता पुरुष और स्त्री होते हैं जनन क्षम संतति ना पैदा करने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यता दोषों के कारण होती हैं, सही या गलत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक जो है पुरुष और स्त्री में अगर वे संतान उत्पन्न नहीं किए जा रहे हैं तो क्या स्त्रियां ही जो हैं सदैव दोषों का कारण होती हैं, सही है या गलत कथन है। उसके बाद है कि एक प्राकृतिक गर्भरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्व रूप से स्तनपान कराना आवश्यक होता है, सही है या गलत है। उसके बाद पूछा गया है कि लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। कहता है कि समाज में जो है ना लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना क्या प्रभावी हो सकता है, सही है या गलत है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कथनों को सही करें। पहला है कि गर्भ निरोध के शल्य क्रिया उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। उसके बाद है सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, क्या उनका इलाज संभव है। उसके बाद है ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। उसके बाद है
ईटी यानी एम्ब्रायो ट्रांसफर तकनीक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इन सभी कथनों में से जो है कथनों को सही करने के लिए कहा गया है। चलिए अब हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट करें। जो भी जनन स्वास्थ्य है यानी कि समाज में जनन स्वास्थ्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। यानी कि हमारे समाज में जो है प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अपना एक महत्व है। यह न केवल व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है कि अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में अगर समाज में जागरूकता होगी तो यह ना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, बल्कि जो है यह पूरे समाज में क्या करेगा, स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में यह अपनी भूमिका निभाएगा। जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता यानी कि सभी जो है इसके बारे में जागरूक रहे। शिक्षा प्रदान करना, यौन संचालित रोगों से बचाव, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित करना और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना, ये सभी समाज स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों को उजागर करते हैं। यानी कि जनन स्वास्थ्य है यह ना सिर्फ एक व्यक्तियों के बारे में सोचता है, बल्कि यह पूरे समाज के बारे में सोचता है कि अगर समाज में इस तरह की बातें होती हैं, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जैसे कि शिक्षा प्रदान करना, इनके प्रति जागरूक करना अलग अलग लोगों को, यौन संचालित रोगों से बचाव के उपाय करना, सुरक्षित गर्भावस्था या प्रसव सुनिश्चित जानकारी देना और परिवार नियोजन की जो जानकारी देना, ये सभी के सभी हमारे समाज को एक नया क्षेत्र देते हैं। तब जाकर के हमारा समाज जो है एक स्वच्छ समाज कहलाता है। चलिए दूसरा हम लोग देखें कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि जनन स्वास्थ्य जो होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, आज के समय में जो है उन पहलुओं के बारे में बताना है जिन पर हम लोगों को आज के समय में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग इसका आंसर करेंगे कि जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है आपका पहला नंबर में है सुरक्षित तथा संतोषजनक स्वास्थ्य जीवन यानी जनन स्वास्थ्य। यानी कि हम लोग क्या करें, जनन स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रहें ताकि हम लोग सुरक्षित और संतोषजनक जीवन जी सकें। उसके बाद है जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना। यानी कि जो समाज हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको क्या करना है, जनन संबंधी जो हैं पहलुओं के बारे में जागरूक करना है ताकि वे और अपने जो हैं बच्चों की देखरेख के साथ साथ परिवार समाज का क्या कर सके, वह निर्माण कर सके। उसके बाद है विद्यालयों में जो है यौन शिक्षा प्रदान किया जाना। यानी कि स्कूलों में क्या होना, यौन शिक्षा का जो है जो प्रसार करना। उसके बाद है लोगों को यौन संचालित रोगों, किशोरावस्था संबंधित बदलावों और समस्याओं के बारे में जानकारी देना है। समाजों में लैंगिक संचालित रोगों से किशोरावस्था संबंधित बदलावों को और अन्य सारी समस्याओं की जानकारी देने पर क्या करेंगे, समाज में बढ़ावा देंगे। उसके बाद है जनसंख्या परिणामों से अवगत कराना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या विस्फोट के जो भी आपके डिसएडवांटेज हैं, दुष्परिणाम हैं, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद है गर्भपात, गर्भ निरोधक, आवर्त चक्र, बांझापन सामग्री समस्याएं जो हैं। पहला है गर्भपात, गर्भ निरोधक, आवर्त चक्र, बांझापन है, संबंधी समस्याएं, इन पर भी जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है मादा भ्रूण हत्या के लिए एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग आदि, इन सबों पर जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम और हमारा समाज जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। उसके बाद है तीसरा सवाल, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? अगर हाँ तो क्यों? देखिए होता क्या है कि विद्यालयों में जो है ना यौन शिक्षा अधिक आवश्यक है। यानी कि हमारे विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन जो है यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों को क्या होगा, किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों
एवं समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिल पाएगी और यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा जरूरी है, तो कहेंगे हाँ ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो है किशोरावस्था के बच्चे जो है क्या करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर किशोरावस्था जो है, अगर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है या प्रजनन स्वास्थ्य समस्या या प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जो है नहीं मिल पाएगी, तो क्या होंगे, यह गलत अवधारणा का शिकार हो जाएंगे, यह गलत अवधारणा का शिकार हो जाएंगे और सुनी सुनाई बातों पर ये चलेंगे। तो इससे क्या होगा, समाज में उन बच्चों में गलत अवधारणाएं बनेगी और अपने शरीर का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, साथ साथ उन्हें यौन संचारित रोग संबंध, गर्भ निरोधकों का उपयोग, यौन संचारित रोग और उससे बचाव और निदान की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि जब विद्यालयों में यौन शिक्षा अगर अनिवार्य किया जाएगा तो बच्चे गलत अवधारणाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, यौन सुरक्षित जो है संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, गर्भ निरोधकों का उपयोग कर पाएंगे, यौन संचारित रोगों से और बचाव निदान की जो है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो पीढ़ी होगी वह मानसिक रूप से क्या होगी, समृद्धि होगी। यानी कि जब नई पीढ़ी जो है इनके बारे में जानेगी तो फिर जो है आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वह क्या होगी, इसके प्रति अधिक जागरूक होंगी। चलिए उसके बाद हम लोग देखें, फोर्थ सवाल पूछा गया है कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? अगर हाँ तो किस प्रकार से सुधार वाले कुछ क्षेत्रों के वर्णन कीजिए। कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और यह जो सुधार वाले क्षेत्र हैं, जैसे तो पहला पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में क्या आई है, यहाँ पर जो है कमी आई है ना, कि जो शिशु और मातृ दर का जो है मृत्यु था इसमें कमी आई है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ गई है। दूसरा है यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान और उसका समुचित उपाय हुआ है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उनका जो है उचित उपचार किया गया है। उसके बाद है कि बांधी दंपतियों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान उपलब्ध कराना। क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, दंपत्ति जो हैं, अगर वो किसी तरह से जनन असक्षम है, यानी कि वह बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है बहुत सारी तकनीकियां हैं। उसके बाद है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं जीवन स्तर पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ा है। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक की खोज और उपलब्धता हुई है। उसके बाद है चिकित्सकीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था हुई है। लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद है यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता। यानी कि हमारा समाज जो है पिछले 50 वर्षों से जो है इनके प्रति जो है जागरूक हुई हैं और बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु जो है सरकार प्रयासरत है और आम जनता भी जो है इसके सहयोग में है। तो यहाँ पर जो है इन सभी मुद्दों पर जो है थोड़ा सा सुधार हुआ है कि पिछले 50 वर्षों से हमारे देश में जो है प्रजनन स्वास्थ्य से जो है इस तरह से जुड़ी समस्याओं पर जो है सुधार हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें अगला कि जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो बढ़ी हुई आबादी होती है ना, या जनों की जो संख्या होती हैं, उस जीव की जनसंख्या कहलाती है ना, कि कितना बढ़ा है कि नहीं। किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या है ना, उसी को तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जिसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोइशंस कहते हैं, कि आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि के जो है कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है ना शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। कहने का मतलब ये हुआ
कि हमारे आसपास जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हुआ है, किस किस कारण से हुआ है। तो अगर क्या है, हम लोग जो है इससे संबंधित प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से संबंधित जो है बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए, बहुत सारे ऐसे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा लिए, ताकि जो है आपके शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है ना, इस तरह से। चलिए, दूसरा है कि जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। अगर किसी भी क्षेत्र में जो है जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो फिर यह जनसंख्या विस्फोट का कारण हो सकता है। उसके बाद है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जो है जीवन स्तर में सुधार हुआ है, यानी कि जब अच्छे स्वास्थ्य मिलेंगे तो फिर जो है वह लंबा जीवन काल तक जिएगा, है ना। तो इससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट का कारण हो रहा है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाया ना जाना। कहने का मतलब कि जब अशिक्षा रहेगी हमारे समाज में, तो फिर जो है परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीके को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना जो है, और इस वजह से क्या होंगे, संतानोत्पत्ति ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। उसके बाद है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जब हम लोग वैज्ञानिक रूप से खेती कर रहे हैं तो जो पौधे हैं उसके जो अनाज हैं वो काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। अगर संतान जो है वो नहीं रहेंगे तो इस वजह से, क्योंकि खाद्यान्न ज़्यादा रहेगा तो भूखमरी की समस्या कम होगी। तो यहाँ पर क्या है कि साइंस की मदद से हम लोग बहुत सारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। तो सभी जनों को या उन सभी जनसंख्या को हम लोग भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही हैं, जो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अधिक हो रही हैं, जनन योग्य व्यक्तियों का अधिक पाया जाना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है जिससे जो है जीवन अवधि में सुधार होता है, और अशिक्षा जो है ये बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट का। साथ साथ हम लोगों के आसपास अगर कहीं जो है इस तरह की है, जैसे कि भूखमरी जैसी समस्याएं जो हैं इस तरह से अगर नहीं आती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं अकाल की अनुपस्थिति भी कह सकते हैं। अगर समाज में अगर हमारे आसपास कहीं जो है खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा जीव सर्वाइव करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद है निम्न सामाजिक स्तर के कारण जो है अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वो काम करेंगे और अधिक धनोपार्जन करेंगे। यानी कि जितने भी सारे निम्न स्तरीय सामाजिक जीव हैं, प्राणी हैं, उनका अपना एक मानना है या विश्वास है कि जितने बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, बाहर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे। इसकी वजह से भी जो है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति जो है संतान उत्पन्न करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुरुष प्राप्ति नहीं हो रही है तो इनके लिए जो है बहुत सारे जो हैं जो पुत्री होती हैं ये क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं या यहाँ पर जो है आ रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताएं। चलिए आंसर हम लोग करेंगे कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग किया जाता है ना। कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपाय करते हैं। जैसे कंडोम जैसे गर्भ निरोधक में ना सिर्फ संगर्भता से बचाता है, यानी कि जो कंडोम्स होते हैं अवरोधक विधि में इस्तेमाल किए जाने वाले, ये क्या करते हैं, ये ना सिर्फ जो है संगर्भता को बचा सकता है बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों और संक्रमण से भी बचाता है। यानी कि यह ना सिर्फ जो है बच्चे उत्पन्न करने में जो है ये क्या होते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बल्कि ये यौन संचारित रोग यानी एसटीडी को भी यह रोकते हैं। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार से अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है।
विश्व के अधिकांश दंपत्ति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं और गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग क्या है, न्याय योजित है। कहने का मतलब ये हुआ कि गर्भ निरोधकों में जो इस्तेमाल किए जाने वाली युक्तियां हैं, जैसे कंडोम है, फेमिडोम है, अलग अलग जो है जैसे कॉपर टी वगैरह है, तो यह सिर्फ ना क्या करते हैं, बच्चे को रुकावट पैदा करते हैं, यानी बच्चे को जन्म देने में रुकावट पैदा करते हैं, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है ये क्या करते हैं, हम लोगों को बचाते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है ना, यह क्या है, न्याय योजित है। उसके बाद हम लोग देखें, अगला सवाल है कि जनन ग्रंथि को हटाना। नेक्स्ट सवाल है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? आंसर हम लोग करेंगे, गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियां आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। यानी कि जो गर्भ निरोधक के अंतर्गत जो हैं, यानी कि जो कंट्रासेप्शंस हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी युक्तियां आती हैं, है ना, बहुत सारे जो है कंट्रासेप्टिव्स आते हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है और गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक तथा उत्कर्मणीय होते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी दंपत्ति की इच्छा होगी तब तक वो क्या करेंगे, गर्भधारण को रोक सकते हैं इन सभी युक्तियों को अपना करके, और जब इनका इच्छा होगा यानी इनका चाह होगी तो इन गर्भ निरोधक युक्तियों को जो है न अपना करके या इसका उपयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। अब देखिए इसके विपरीत क्या कह रहा है कि जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्कर्मणीय नहीं होते हैं। अगर आप जनन ग्रंथियों को एक बार शरीर से हटा देंगे तो फिर जो है यह वापस नहीं आ सकता है। लेकिन गर्भ निरोधक युक्तियों में इस्तेमाल किए जाने वाले या गर्भ निरोधक विधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो युक्तियां हैं, इनका उपयोग हम लोग बंद करके एक नए जीव बना सकते हैं, है ना। उसके बाद है कि एक बार जनन ग्रंथि के हटने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक बार जो है जनन ग्रंथियों को हटा दिया जाता है, या जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन विधि या संक्रिया विधि कहते हैं, तो फिर जो है वह क्या करता है, एक नए जीव नहीं बना सकते हैं। लेकिन गर्भ निरोधक युक्तियों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, कुछ युक्तियां होती हैं, उनका जब तक उपयोग करेंगे तब तक एक नए संतान नहीं आएंगे, और फिर जब हम लोगों का इच्छा अनुसार अगर हम लोग उसको बंद कर दें तो फिर जो है एक जीव गर्भधारण कर सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें कि उलविभेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में क्या है, निषेधित है यानी बंद है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। कहता है कि एमनियोसेंटेसिस जो है एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, यानी इस पर जो है बैन लगा दिया गया है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें। तो आंसर हम लोग करेंगे कि जो एमनियोसेंटेसिस जो होता है यह एक तकनीक है। क्या है? यह एक प्रकार की क्या है, टेक्निक है, जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं यानी कि जो बच्चे की कोशिकाएं होती हैं उसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग की जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार और उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रमुख उद्देश्य होने वाले संतान में से किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना, जिससे माता को गर्भपात कराने में आधार मिल सके। लेकिन आजकल इस तकनीक का जो उपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करने के लिए, मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या में समतुल्य है। अतः जो एमनियोसेंटेसिस है यानी उलवेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। कह रहा है कि जो एमनियोसेंटेसिस की जो प्रक्रियाएं हैं यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एमनियोटिक द्रव को
लेकर के क्या किया जाता है, गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं कि जैसे गर्भ में जो है जो बच्चे किस तरह से हैं, अनुवांशिक बीमारी के शिकार तो नहीं हैं, किसी प्रकार के जो है अंगों का विकास जो है सही तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए जो है एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आजकल की इस तकनीक का दुरुपयोग होने लगा। हुआ क्या कि जो है बहुत सारे व्यक्ति जो हैं लिंग, जो भ्रूण का लिंग होता है कि लड़का है या लड़की है, इसके लिए जो है इन विधियों को अपना करके जो है गर्भ में ही जो है फीमेल को या लड़कियों को मार दिया जा रहा है, जिसको भ्रूण हत्या भी हम लोग कहते हैं। तो इससे क्या है, हमारे देश में जो है लिंगानुपात क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। तो इसीलिए जो है इस पर क्या लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। और ये जो है चूँकि एमनियोसेंटेसिस जो है एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसका फ़ायदा था कि आनुवंशिक संरचना, किसी प्रकार के जो है विकार को हम लोग पहचान सके, जिससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन इसका हम लोग दुरुपयोग करने लगे, तो इसीलिए इन पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें कि बांधी दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताएं। यानी कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो संतान प्राप्ति में करने में असमर्थ होते हैं, तो इस स्थिति में जो है बांझापन भी कहा जाता है। और एक ऐसी जो है पुरुष और स्त्री जो हैं जो जनन असक्षम होते हैं, यानी कि वे एक दंपति को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो क्या होते हैं, बंध्य दंपति होते हैं, जिसे बांझापन भी कहते हैं, तो उनके लिए जो है कौन कौन से जो हैं हम लोग सहायक विधियां अपना सकते हैं ताकि वे भी जो है एक नए संतान को जन्म दे सके। पहला मेथड्स है शिशु परख नली है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं को इनवर्टो निषेचन कराया जाता है, यानी कि परख नली में किया जाता है। माँ के शरीर के बाहर नर और मादा युग्मक का संयोग कराया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु कोशिका को निषेचन कराया जाता है किसी परख नली में, फिर उन्हें क्या किया जाता है, भ्रूण को मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूरा होने पर सामान्य शिशु के रूप में वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा मेथड्स है युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण, यानी गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र है कि इस विधि में प्रयोग जो है उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बांध हैं, और इसके अंतर्गत जो है लेप्रोस्कोप की सहायता से फेलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर्स है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक मेथड से फेलोपियन नलिका की एम्पुला में ना शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। तो उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, एक नए संतानों को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु वेधन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में भेज दिया जाता है, यानी कि इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। उसके बाद है कृत्रिम गर्भधान है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस कहते हैं। तो इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिसमें शुक्राणुओं की कमी होती हैं। इस विधि में पुरुष के वीर्य को इकट्ठा करके जो है स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। अगर क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस विधि द्वारा जो है एक जो है नए संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त उपाय अपनाया जाए निसंतान दंपति वाले, तो अनाथ या आश्रयहीन बच्चे को कानूनी रूप से वो गोद ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यौन संचारित रोग संबंधों के द्वारा संचारित वो अति संक्रामक होते हैं।
इन्हीं रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय हम लोगों को अपनाने चाहिए। पहला है कि सहवास के दौरान जो है कंडोम्स का उपयोग करें, यानी कि अवरोधक विधि अपनाना चाहिए। उसके बाद है समलैंगिकता से दूर रहें। उसके बाद है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में आप पहले से नहीं जान रहे हैं उसके साथ संयोग ना करें। उसके बाद है वेश्यावृत्ति से दूर रहें। उसके बाद है किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से सलाह लें, यानी कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं होती हैं, किसी भी प्रकार का अगर लक्षण दिखता है तो एक कुशल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित सही वाक्य है या फिर गलत है। निम्नलिखित वाक्य जो हैं सही हैं या फिर गलत हैं, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो पहला है कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। क्या यह कथन सही है या फिर गलत है? तो यह जो कथन है ना गलत है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में गर्भपात स्वतः नहीं होता है। जैसे गर्भपात का जो अर्थ होता है स्वेच्छा से या किसी दुर्घटनावश गर्भ का नष्ट होना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्भपात स्वतः नहीं हो सकता है। यह किस कंडीशंस में, जैसे किसी दुर्घटनावश कंडीशंस में जो है यह हो सकता है। उसके बाद है कि बाध्यता को जीवन क्षम संतति ना पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। एक ऐसे जीव जो हैं जो एक नए जीव नहीं पैदा कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। और यह जो है यानी बाध्यता जो है यह सदैव स्त्री की दोषों के कारण होता है। क्या यह सही है? तो यह जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाध्यता जो होती हैं स्त्री या पुरुष दोनों के दोषों के कारण जो है होता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के कारण जो है क्या होता है, जनन और क्षमता होती हैं। चलिए उसके बाद देखें कि तीसरा है कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाँ, यानी सही है। प्रसव के उपरांत शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से अंडोत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि जब प्रसव की प्रक्रियाएं होती हैं तो माँ के शरीर में अंडोत्सर्जन नहीं होता है। अतः आवर्त चक्र के प्रारंभ न होने से गर्भ ठहरने की जो संभावनाएं होती हैं वह भी नहीं रहती है, किंतु यह प्रसव के पश्चात 4 या 6 महीने तक ही प्रभावी होता है। उसके बाद जो है एक माताएं जो हैं वह अंडोत्सर्जन करने लगती हैं। उसके बाद है कि लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संचारित पहलुओं के बारे में जागरूक पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा हम लोग का सही, यानी कि ये कथन जो है सही है, क्योंकि लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधी पहलुओं के बारे में तो जागरूकता पैदा करना होगा। क्या यह प्रभावी उपाय है? हाँ, तो यह एक क्या है, प्रभावी उपाय है। जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों को यौन संबंधी समस्याओं, भ्रांतियों, अवधारणाओं के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधन, रोगों से बचाव और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी जो है लोगों को स्वस्थ समाज में लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति क्या करती हैं, जागरूक बनाती हैं। उसके बाद सवाल है कि निम्न कथनों को जो है सही कीजिए। पहला सवाल है कि गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग आंसर करेंगे कि गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन और युग्मक संचार को रोकते हैं। कह रहा है कि गर्भ निरोधक के जो शल्य क्रियात्मक उपाय हैं जिसको ऑपरेशन विधि कहते हैं, क्या ये युग्मक बनने को रोकते हैं? तो ये क्या करते हैं, युग्मक का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये रोकते हैं। उसके बाद है कि सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से क्या उपचार योग्य हैं। जैसे आपके जेनाइटल हर्पिस हैं, HIV हैं, यकृत शोथ बी है यानी हेपेटाइटिस बी के अतिरिक्त से सभी प्रकार के यौन संचारित रोग जो है पूरी तरह से उपचार योग्य है, यदि इन्हें सही समय पर पहचान कर
इलाज किया जाए तो। उसके बाद है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। तो आंसर हम लोग करेंगे गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं, जिसको पाइल्स कहते हैं, सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं। उसके बाद है ईटी यानी एम्ब्रायो ट्रांसफ़र जो होता है, तकनीकियों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो आंसर करेंगे एम्ब्रायो ट्रांसफ़र यानी ईटी तकनीक में भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र तकनीक में क्या किया जाता है, भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो आपके 12वीं क्लास के जो है जीव विज्ञान के अध्याय 4 में जनन स्वास्थ्य है या प्रजनन स्वास्थ्य भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसका हम लोगों ने देखा एक एक करके जो है एनसीईआरटी के जितने सारे सवाल पूछे गए थे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप जीव विज्ञान से संबंधित अलग अलग डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जो है डिफरेंस बिटवीन पर चले जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।